आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन, सैंपल पेपर 3 के बचे हुए क्वेश्चन। हमारे सैंपल पेपर के बचे हुए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सुधा फाइंड आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पैन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सुधा ने विंडो पैन की एक इमेज फॉर्म की, साइंस लेबोरेटरी की विंडो पैन की, जो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। और इमेज, यहां पर एक पॉइंट इमेज है, तो इमेज एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज इमेज? इमेज हमारी दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। तो इमेज जो बनती है जहां पर कम से कम दो रे आपस में या तो इंटरसेक्ट होंगे एक्चुअल में, या इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग, बढ़ाने के बाद। लेकिन जब दो रे इंटरसेक्ट होंगी या तो रिफ्लेक्शन के बाद होंगी या रिफ्रैक्शन के बाद। अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट होंगी, अगर लेंस है तो रिफ्रैक्शन के बाद। तो इसका मतलब लेंस कौन सा है? इसका मतलब कन्वेक्स लेंस, लेंस इज कन्वेक्स है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहां पर F1 है, यहां पर क्या है? 2F1 है, यहां पर क्या है? F2, और यहां पर क्या है? 2F2, 2F2। अब हमें पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता है तो इमेज दूर होती जाती है, और ऑब्जेक्ट अगर लेंस से दूर होता जाएगा तो इमेज नजदीक आती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 में है तो इमेज कहां बनती? 2F2 में। इसका मतलब जो विंडो पैन है वो किसके बीच में है? बिटवीन इंफिनिटी और 2F1 के बीच में। अगर विंडो पैन की पोजीशन इंफिनिटी और 2F1 के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी? इसका मतलब इमेज, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जरा फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट, इसका मतलब रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आ गई, किससे पास होगी? जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस से पास होगी। फिर दूसरी रे किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकलती है, डेविएट नहीं होती। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी है ये, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज कहां बनी? बिटवीन F2 एंड 2F1 के बीच में। और ये क्या है? शार्प इमेज जो F2 और 2F1 के बीच में बनी। और ये जो इमेज है वो कितना है? लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा है या विंडो पैन की पोजीशन जो है वो इंफिनिटी और 2F1 के बीच में बनी है, जिस रखी है। इसका मतलब जबकि इमेज उसकी बनी है बिटवीन F2 एंड 2F1 के बीच में, जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से है। लेकिन अब उसने क्या करा? सी नाउ ट्राई टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड द विंडो। विंडो से देखा तो एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इंस्टेंट ऑफ विंडो पैन। अब उसने क्या करा? विंडो पैन के बदले उस विंडो से बाहर देखा, तो इसका मतलब उसने उस बिल्डिंग की इमेज बनानी चाहिए, लेकिन उस विदाउट इंस्टेंट विंडो पैन, विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। लेकिन वो बिना लेंस को डिस्टर्ब किए, लेंस को डिस्टर्ब नहीं कराए। तो लेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, सबकी पोजीशन जहां पर है वही है, लेकिन केवल स्क्रीन, ये जो जहां पर हमारी इमेज बन रही है, स्क्रीन को ही आगे पीछे घुमाना है। तो इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन? स्क्रीन, इसका मतलब जहां पर क्या वर्ड है? स्क्रीन है। जहां पर स्क्रीन, इसका मतलब इमेज कहां बन रही है? स्क्रीन में। तो कैसी बन रही है? रियल बन रही है। कैसी बन रही है? रियल। टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब बिल्डिंग की जो इमेज है वो रियल है। इसका मतलब स्क्रीन को हमने आगे पीछे घुमाना है। तो इसका मतलब शार्प इमेज बनाने के लिए हम स्क्रीन को क्या करेंगे? और नजदीक लाते जाएंगे या पीछे लाते जाएंगे? जितना पीछे लाएंगे ब्लर हो जाएगा, और इसके नजदीक लाएंगे फोकस के, जितना फोकस के नजदीक अगर स्क्रीन होगी तो इमेज उतनी ही शार्प बनेगी। तो इसका मतलब इमेज को हम किधर की तरफ लाएंगे? टुवर्ड द लेंस, लेंस की तरफ स्क्रीन को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्क्रीन को हम लेंस की तरफ बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? लगभग नियरेस्ट टू द इंफिनिटी। तब इमेज कैसे बनेगी? देखो ध्यान से, नियरेस्ट टू द इंफिनिटी, बिल्कुल इंफिनिटी पे नहीं, नियरेस्ट टू द इंफिनिटी। तो सेकंड केस में क्या करा है? अब उस बिल्डिंग की इमेज बनानी है जो हमने विंडो से देखी। तो इसका मतलब नियरेस्ट टू द, ये इंफिनिटी है, जस्ट उसके नजदीक रख दिया, इंफिनिटी के नजदीक बिल्कुल।
तो इसका मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और किससे पास होगा? फोकस से पास होगा। फिर दूसरा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। ये लाइन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो इमेज में फर्क आ जाता है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब जो इमेज है और नजदीक, नियर द फोकस, नियर द फोकस, नियर द फोकस, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर था। जैसे जैसे इमेज टुवर्ड द स्क्रीन, जो स्क्रीन थी टुवर्ड द लेंस लाए, लेंस की तरफ लाए, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता गया। तो इमेज कहां बनी? फोकस के आसपास, फोकस के आसपास, और 15 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इसका मतलब इंफिनिटी के आसपास रखा होगा, जबकि उसकी इमेज जो है नियर द फोकस मींस 15 सेंटीमीटर जो हमारी पहले इमेज बनी थी उससे थोड़ी सी कम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोकस ऑफ द लेंस इज, लेंस जो है वो लगभग 15 से कम है, लेस देन 15, नॉट एग्जैक्टली 10 या 12, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली लेस देन 15, 15 सेंटीमीटर से कम बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट 2f1 और इंफिनिटी के बीच में था। अब जो है हम स्क्रीन को नजदीक लाए, जितना फोकस के नजदीक होगा इमेज उतनी शार्प बनेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट नियर इंफिनिटी के आसपास, एग्जैक्ट नॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी के आसपास। तो इमेज कहां बनेगी? नियर द फोकस बनेगी। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर से उसकी फोकस क्या होगी? कम होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ कंटेनिंग टू रेसिस्टर, दो रेसिस्टर हैं। कितने रेसिस्टर हैं? दो। रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर्स आर द रेसिस्टर्स विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो रेसिस्टर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। कंडक्टर जो रेसिस्ट करता है किसको? करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट, और एमीटर को हमेशा किस में रखते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। एंड ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम क्या है? इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यूनिट है। और रेसिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी? रेसिस्टर की। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर, जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जोड़ दिया क्योंकि कॉम्बिनेशन दो टाइप की है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसको किसमें जोड़ा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। दो रेसिस्टर, एमीटर और रेसिस्टर ऑफ 2 ohm सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंस पैरेलल ऑफ 4 ईच। इसका मतलब 2 ओम के रेसिस्टेंस को 4 ओम के दो रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दिया, और ये जो 4 ओम के दो रेसिस्टर हैं इनको पैरेलल जोड़ा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? एक रेसिस्टेंस ये और एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस किसमें? पैरेलल में। इसका मतलब ये 4 ओम, these 4 ohm resistance connected in parallel, और इनके साथ जोड़ दिया क्या? एक 2 ओम का रेसिस्टेंस, वो सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम, 2 ओम को जोड़ दिया 4 ओम के पैरेलल जो जोड़ रखे हैं उनके साथ जोड़ दिया। और ये क्या आ गया आपका? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दिस इज एमीटर, और ये प्लस ये माइनस, हियर इज करंट इज फ्लो एंड ये प्लस और ये माइनस, और यहां पर क्या आ गया? एमीटर, और ये क्या आ जाएगा आपका? स्विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्विच। एंड voltmeter is across the parallel combination, will the potential difference 2 ohm, क्या potential difference 2 ohm में is same as parallel combination, जितना potential difference इन दोनों में है क्या उतना ही potential difference इसमें होगा? करंट इसमें इन दोनों में मिला के और इसमें मिला के दोनों में क्या रहेगा? सेम, करंट इज सेम। अगर इसमें करंट I पास हो रहा है तो ये करंट इसमें क्या होगा? I1 और इसमें I2। इसका मतलब I1 और I2 दोनों को मिला के करंट I के बराबर होगा। इसका मतलब जितना करंट इन दोनों को मिला के सर्किट रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जब करंट सेम है तो वोल्टेज कब सेम होगी? जब दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा? 2 ओम के बराबर होगा। तो पहले क्या निकालेंगे? इसका टोटल रेसिस्टेंस। इसका मतलब 4 ओम रेसिस्टेंस, 4 ओम हमने ले लिया R1, 4 ओम R2 क्या ले लिया? वो भी 4 ओम।
दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1 अपॉन में Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अपॉन 4। तो 2 अपॉन 4 का मतलब क्या है, 1/2। तो Rp क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Rp इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। तो इसका मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का पहले से है, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। दोनों में क्या है, करंट सेम हो रहा है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगी, सेम। The potential difference across 2 ohm is same as the potential difference across the parallel combination of two resistance। जितना रेसिस्टेंस इस 2 ओम में फ्लो हो रहा, जितना वोल्टेज इस 2 ओम में रेसिस्टेंस में, उतना ही वोल्टेज, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो रेसिस्टेंस जो 4 ओम के हैं जिनको पैरेलल जोड़ रखा है, दोनों में सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस सेम है और दोनों में करंट क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों में करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एनी थ्री वेज द इफेक्टिव गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इट कैन बी मिनिमाइज। जो गार्बेज डिस्पोजल है, कूड़ा करकट जो है उसे हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, डिस्पोज करते हैं, सो दैट हम किस तरीके से हम उसको फेंकें, डिस्पोज करें ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। तो पहला हम क्या करेंगे, जो गार्बेज है उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, रिसाइकल। पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, अगर वो गार्बेज की रिसाइकलिंग हो सकती है तो वी हैव टू डू रिसाइकलिंग द वेस्ट ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक। रिसाइकल पहला इज रिसाइकल। दूसरा, हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को मैक्सिमम यूज करना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को मिनिमम यूज करना चाहिए। तीसरा जो है, हमें जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के लिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के लिए डिस्पोजल बैग अलग अलग होने चाहिए। और हमें जो है डिस्पोज करने के लिए क्या बनाना चाहिए, पिट बनाना चाहिए, डिस्कम्पोजिंग पिट बनाना चाहिए, जिसमें हम जो अर्थ के नीचे हम क्या करें, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, पिट वो गड्ढे में दबा दें, जिससे क्या होगा, वो एनारोबिक फर्मेंटेशन से क्या होगा, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो डिफरेंट वे, पहला क्या है, पोल्यूशन जो कॉज बाय आर गार्बेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग ऑफ द सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पेपर एंड रिसाइकलिंग। पहला प्रोसेस है कि हम रिसाइकलिंग करनी चाहिए। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, पेपर क्लॉथ बैग का। और हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हमें क्या रखना चाहिए, डिस्पोजल सिस्टम दोनों का अलग अलग होना चाहिए। मेकिंग द कंपोस्ट पिट, मतलब एक गड्ढे में हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो लेयर ऑफ सॉइल में मिक्स हो सके और अर्थ की फर्टिलिटी को बढ़ा सके। अब यहाँ पर एक वर्ड मिला है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस है which can easily decompose and converted into simpler form। जो क्या होंगे, कम टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉइल में आराम से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो है जो डिकम्पोज नहीं होते, जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते और जो पोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हमारा जो है, और ये क्या है, हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये चैम्बर हैं किसके, हार्ट के। हार्ट के टोटल चैम्बर 4 हैं और 4 चैम्बर में 2 राइट हैं, राइट और ये लेफ्ट। लेफ्ट में, राइट में 2 चैम्बर हैं, राइट में, लेफ्ट में भी 2 चैम्बर हैं। लेफ्ट राइट में 2 चैम्बर कौन से, ऑरिकल और वेंट्रिकल। लेफ्ट में भी 2 चैम्बर, ऑरिकल और वेंट्रिकल। लेफ्ट जो चैम्बर होता है वो रिसीव करता है हमारा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल हमारा रिसीव करता है, राइट ऑरिकल, राइट पार्ट रिसीव करता है आपका इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डिफरेंस। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो हमारा है वो राइट ऑरिकल के, हार्ट के राइट ऑरिकल के बाद आता है, मींस लोअर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल का। दूसरा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद, राइट वेंट्रिकल के बाद जो है वो क्या होती है, एक आर्टरी से, कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल गिव राइज टू द पल्मोनरी आर्टरीज, जो किससे जाके मिलती है, लंग्स से जाके मिलती है, जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को भेजती है किसमें, लंग्स में, फॉर द प्यूरिफिकेशन के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजती है किसके लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और जो ब्लड होता है, फ्लो होता है जो राइट वेंट्रिकल में, उस पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब गोइंग टू लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड का लंग्स में जाना। लेफ्ट वेंट्रिकल
वो क्या है, लोअर चैम्बर, लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आफ्टर द लेफ्ट ऑरिकल के बाद। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट ऑरिकल के बाद आता है हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। और लेफ्ट वेंट्रिकल गिव राइजेस, वो कहाँ जाके कहाँ क्या जाके टर्मिनेट होता है, कहाँ पर होता है, अरोटा में। कहाँ पर होता है, अरोटा में। जो क्या करता है, सप्लाई करता है प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट गिव राइज टू द अरोटा, किस अरोटा, गिव राइज टू द अरोटा। और ये जो है सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा थिक होगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मींस, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है जब ब्लड हार्ट से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है अंडर हाई प्रेशर, उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। What happened when dilute hydrochloric acid? Hydrochloric acid is हाईली स्ट्रॉन्ग, बट डाइल्यूट मीन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कम और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग ऐड कर देंगे, आयरन फिलिंग मीन Fe प्लस में HCl दैट गिव्स FeCl2, FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर बर्निंग कैंडल इसके पास लेगा इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। लेकिन इसमें पूछा नहीं है, इसमें केवल लेकर पूछा है आयरन को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, आयरन फिलिंग सॉलिड, ये क्या है एक्वस, और ये क्या है गैस, और ये क्या है एक्वस। तो इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस कर देंगे Fe H2 ये दो आ जाएगा। तो इट गिव्स सॉल्ट एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लिथियम, लिथियम फिर किसके बाद है, बेरिलियम, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 2,1, बेरिलियम का 2,2 4, और फ्लोरीन का 2, फ्लोरीन का हो गया 2,7 5, फ्लोरीन का 2, नाइट्रोजन का 7 9 2, और ये हो जाएगा 5 3 3 7, और फ्लोरीन का 9 9 मतलब 2 7 2 7 9, फ्लोरीन इज 9, फ्लोरीन फ्लोरीन 2 8 7 9। तो इसका मतलब ये हो गया जिसका एटॉमिक नंबर, इस दोनों के नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, दोनों में नंबर ऑफ सेल सेम, सब में। इसमें भी नंबर के और एन, इसमें 2 सेल, इसमें 2 सेल, इसमें 2 सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, और फिर फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल दोनों कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 7, और इसमें 9। तो इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल, क्योंकि दोनों का पीरियड क्या है, सेम है, सबका पीरियड क्या है, सेम है। तो लेफ्ट टू राइट द साइज विल डिक्रीज। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले लिथियम, लिथियम से बड़ा बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से साइड बड़ा फ्लोरीन। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर का 16 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16, प्रोटॉन कितने होंगे, 16। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16। तो एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 16 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 हो गई। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेल में K L और ये M, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, 3 सेल हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कई बार हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल कहते हैं। तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल से ही, वैलेंस सेल से ही पता लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की जोड़ने की ताकत उसके अंदर है। इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो लूज करेगा या गेन करेगा, लेकिन लूज कर नहीं सकता क्योंकि इट रिक्वायर मोर एनर्जी, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन कितने करेगा, तो वैलेंसी क्या होगी, 8 ऑक्टेट के लिए चाहिए, 6 इसके पास है, तो 8 में से 6 गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, माइनस चार्ज आएगा, तो वैलेंसी इज 2 विच इज नेगेटिव। स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज, इमेज अभी आपको बताया था, इमेज क्या है, इज द पॉइंट वेयर द टू रेज एक्चुअली और प्रोड्यूसिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जब दो रे एक्चुअल में या प्रोड्यूस करने के बाद मिलेंगी, कम से कम दो रेज, तो उसे हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम वॉल ऑफ द स्कूल। वॉल पर इमेज बन रही है, जब इमेज वॉल पर बन रही है तो कौन सी बनती है, रियल इमेज, क्योंकि ये क्या है, स्क्रीन पर बन रही है, वॉल इज स्क्रीन। जब स्क्रीन पर इमेज बनेगी, वॉल पर इमेज बनेगी, तो कौन सी होगी, रियल इमेज यूजिंग द लेंस। तो इसका मतलब जब इमेज रियल बन रही है तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ज्यादातर इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल इमेज। और कनकेव लेंस में सारी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। तो लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज्ड एंड व्हाई, कौन सा लेंस यूज करेगा, कन्वेक्स लेंस। क्यों यूज करेगा, क्योंकि इमेज इज रियल, बिकॉज इट फॉर्म है रियल इमेज, इसलिए कन्वेक्स लेंस यूज करेगा। At what distance the term of the focal length of the lens should be placed the candle flame so as to get, इसका मतलब convex lens बनाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, बीच का पॉइंट आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये F1 और ये क्या आएगा 2F1, ये क्या आ जाएगा F2 और ये क्या आ जाएगा 2F2। At what distance of the focal length the lens should be placed the candle flame to get the magnified image। हमें क्या चाहिए, इमेज बड़ी चाहिए, बड़ी मीन्स मैग्निफाइड, लार्जर, लार्जर मीन्स बियॉन्ड 2f इमेज चाहिए। जब बियॉन्ड 2f इमेज चाहिए, यहाँ पर इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहाँ रखा होगा, बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में। टू ऑब्टेन द मैग्निफाइड इमेज, टू ऑब्टेन मैग्निफाइड मीन्स इमेज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से जब इमेज बड़ी होगी, वो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक होगा और इमेज क्या होगी, लेंस से दूर होगी। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इसका मतलब f1 और 2f1 के बीच में, देन इमेज इज मैग्निफाइड। बिटवीन, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में। तो देखो बनता नहीं बनता, देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड देन पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगा। फिर दूसरी कंडीशन, किससे पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इमेज बन रही है। तो इमेज क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के से नीचे पॉइंट मिलेगा तो इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो इमेज हमेशा, इफ द इमेज इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और साथ में क्या बनी है, मैग्निफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, f1 और 2f1 के बीच में। फिर उसने कहा है कि क्या कहते हैं, कहां पर, डिमिनिश इमेज रिस्पेक्टिवली ऑन द वॉल। डिमिनिश मीन छोटी, छोटी क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेंस से दूर होता जाएगा, बहुत दूर होगा। और बहुत दूर के लिए कहां होगा इसका इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी के बीच में। कहां रखेंगे, डिमिनिश छोटी, बिटवीन किसमें, 2f1 और किसके बीच में, f एंड इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन 2 इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। अब उसकी इमेज रॉड या ऑब्जेक्ट रखेंगे। रे डायग्राम, पहले केस का रे डायग्राम ये है, दूसरे का देखिए कहां रखेंगे, बियॉन्ड,
इमेज कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्केल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। फोकस से पास होगा, रे एरो जरूर लगाना है, फोकस से पास होगा। फिर किससे पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बनेगा, डिमिनिश, थोड़ी सी छोटी बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहां पर, बियॉन्ड 2f1 एंड बियॉन्ड 2f1 या बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में। तो ये हमारी दो कंडीशन है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ द लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, कोई भी लेंस हो, सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड द रे व्हेन पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इट पास विदाउट एनी डेविएशन, इसमें कोई डेविएशन होता है, इट मूव इन स्ट्रेट पाथ। ये क्या होगी, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट मूव करेगी, विद इट मूव्स विदाउट डेविएशन, बिना डेविएट करके ये आगे बढ़ जाएगी, नो डेविएशन विल टेक प्लेस। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, डाइवर्ज मीन कनकेव लेंस, कौन सा, कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है। देखो इमेज, ये हमारा कनकेव लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस क्या है, f1, दिस इज 2f1, a divergent lens means concave lens और focal length f इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस क्या है इसका, वर्चुअल फोकस है, तो कहाँ है, लेफ्ट साइड, कहाँ है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड तो क्या होगा, माइनस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, इसका मतलब h1 मींस ho इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस मीन u इज क्वेश्चन मार्क, u निकालना है। और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर रखा जाए, सो द इमेज इज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, जो लेंस से 10 मीटर की दूरी पर इमेज बने। तो इसका मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मींस v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब लेफ्ट साइड। तो u कितना आ गया, निकालना है हमारे को, तो v माइनस 10। तो अब इसमें लेंस का फॉर्मूला लगा, फाइंड द साइज, साइज मीन u निकालना है और hi मींस 2 निकालना है हमारे को। तो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, हमारे पास लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और 1 अपॉन v की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 अपॉन v कितना है, माइनस 10 प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन u निकालना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन f, f कितना है, माइनस 20। तो क्या आएगा इसके बाद, माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20, और ये क्या आएगा, माइनस है, इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 10। तो माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20। तो इट मीन माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, और जो क्या नाम है, इमेज कहाँ बनेगी उसकी, 10 सेंटीमीटर। और कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। रे डायग्राम बनाना है, तो इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या होगा, डाइवर्ट होगा, क्या होगा, डाइवर्ट। और किससे पास होगा, हमेशा फोकस से पास होगा, किससे होगा, फोकस से। और ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। और जहां पर इमेज बनेगी ये बन जाएगी इमेज, कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज। क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज। कैसी बनेगी, इरेक्ट। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो, साइज मीन h2 अपॉन में h1, साइज ऑफ इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, देखिए ध्यान से।
H2 अपॉन में H1। अब अगला करेंगे हम क्या इसका, m इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1। v कितना है -10, u कितना है -20 इज इक्वल टू H2 मीन्स इमेज और HO इमेज निकालनी है और HO कितना है 4, कितना है 4। तो ये दोनों कट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2HI इज इक्वल टू 4, तो HI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। और डायग्राम इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मूव करते हैं हम। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप के हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, और जिसमें वेरिएशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएशन विल टेक प्लेस। उसके बाद ये कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस जिसमें केवल एक सेल होता है, विच कंटेन ओनली वन सेल। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारी जो एक्टिविटी है वो सिंगल सेल करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन मोर देन 2 सेल्स, जिसमें क्या होंगे 2 या 2 से ज्यादा, मिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। और हर एक ऑर्गन का इस सेल में, इस ऑर्गेनिज्म में each cell has a specific function. Unicellular organism only one parent is required for the production, केवल एक ही चाहिए, फास्ट रिप्रोडक्शन है, और नो स्पेशलाइज सेल रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन, किसी एक स्पेशलाइज सेल की जरूरत नहीं होती। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों पेरेंट सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन से कंपैरेटिवली बहुत स्लो प्रोसेस है। और रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या चाहिए, एक स्पेशल सेल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, इसकी बॉडी डिजाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, किसका, फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। किसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है? फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। अगर हम लेफ्ट हैंड के किसको करें, लेफ्ट हैंड का हमारा अगर ये थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर अगर एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो फोर फिंगर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर होगा फोर फिंगर के ऊपर, फोर फिंगर परपेंडिकुलर होगा थंब के ऊपर, और थंब परपेंडिकुलर होगा मिडिल फिंगर के ऊपर। तीनों फिंगर आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर जो है इट इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है इट शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है इट शो द मोशन और द फोर्स ऑफ द करंट, मोशन ऑफ द करंट कंडक्टर को बताएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को किसमें चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। या व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, प्रिंसिपल किसके बेस पर है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज इन केस ऑफ मोटर। और वो कब, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रश, ब्रश क्या कनेक्टिविटी है, जो करंट को पास करता है किसके बीच में, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू द कॉइल और एक्सटर्नल सर्किट से करंट को पास करने देता है। जस्ट ये क्या करता है, फिक्स रहता है, बट ये टच करता है कॉइल में ताकि करंट इजीली पास हो, हेल्प टू पास द करंट। स्प्लिट रिंग का काम है चेंज द डायरेक्शन इन एवरी हाफ रिवोल्यूशन, हर हाफ रिवोल्यूशन में डायरेक्शन को चेंज करने का काम स्प्लिट रिंग का होता है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर in a
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए स्टेट कंडक्टर थ्रू ए कार्डबोर्ड नेम एंड स्टेट। ये क्या हमारे पास द रूल यूज टू डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड लाइन। हमने क्या करना है, यूज भी बताना है और कौन सा रूल यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और उसको स्टेट भी करना है। ये क्या है, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में क्या है, आयरन फिलिंग। जब हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, वेरिएबल रेसिस्टेंस मींस चेंज द वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज विदाउट चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट स्लाइटली चेंज होता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट। ये क्या है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल स्विच। अब ये सर्किट कर दिया, ये क्या है, वायर है। ये क्या है, दिस इज वायर एक्स वाई। जब इसमें करंट पास करेंगे, इस वायर को हमने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड से पास कर दिया। जब इसमें आयरन फिलिंग रखी, इस कार्डबोर्ड में हमने क्या रखी, आयरन फिलिंग रखी, और इसमें क्या पास कर दी, वायर पास करी, वायर पास कर दी, और इस वायर में क्या करा, करंट पास कर दिया। करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और इसमें क्या होंगे, आयरन फिलिंग रखेंगे, तो आयरन फिलिंग एक कंसेंट्रिक सर्कल बना देंगे। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, अगर करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम मींस मूव डाउनवर्ड। करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और तो हमारे जो फिंगर बताएंगे वो क्या बताएंगी, फील्ड की डायरेक्शन, और वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है। अगर मान लो, अगर करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, ऊपर की तरफ कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये क्या था, करंट की डायरेक्शन, तो ये जो फिंगर है, फिंगर क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो बता रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मींस करंट ऊपर से नीचे, और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किससे नापेंगे, मैग्नेटिक कंपास से। जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का डायमीटर, सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा है, और क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू द डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस और फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर डिस्टेंस कम है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जितना सर्कल बड़ा होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी वहां पर क्या हो जाएगी, कम। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नापने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग, और नहीं सॉरी, राइट हैंड थंब रूल, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नापने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, अगर राइट होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने क्या लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको राइट हैंड में होल्ड किया, तो थंब, इफ द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये थंब क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर, जो फिंगर उस कंडक्टर को रैप कर रही है, that wrap, the direction of the finger wrap around the finger conductor will indicate the direction of the field। अगर मान लो थंब हमारा करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो फिंगर जो पेन को रैप्ट कर रही है, तो फिंगर की डायरेक्शन हमारी क्या बताएंगे, फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जिसमें जो फिंगर है वो फील्ड बताएंगे, और थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। How will the strength of the magnetic field? Magnetic field strength means कम या ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, विच इन्फ्लुएंस इट्स इफेक्ट। मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें मैग्नेट अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट छोड़ता है। when the point of the magnetic field is determined away from the straight wire carrying conductor, जब उसे क्या करेंगे, स्टेट कैरिंग कंडक्टर, ये स्टेट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से दूर, स्टेट कैरिंग कंडक्टर से क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना नजदीक आएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जो आपने क्या बताया था अभी, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस लेस मैग्नेटिक फील्ड। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, अगर मैग्नेटिक कंपास रखी है, तो उसका डिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहां पर डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। बंद का मतलब क्या है, वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक कंपास को आगे लाएंगे, तो मैग्नेटिक कंपास
की जो नीडल है वो बड़ी तेजी से डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो टुवर्ड द वायर है, टुवर्ड द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक आया, डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा। क्यों? स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर दूर ले जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। स्ट्रेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट क्या हो जाएगी? स्लो होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। Which implies that strength of the magnetic field decrease. The reason that the concentric circle represent the magnetic field surround a carrying conductor become large and large. सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कैरिंग कंडक्टर वायर से बढ़ता जाएगा, जिससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और डिफ्लेक्शन कंपास के अंदर कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब मोर डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना कम, डिस्टेंस जितना कम उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब ये हमारे क्वेश्चन सैंपल पेपर 3 के पूरे हो गए साइंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।